नमस्कार, मैं एसके सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्रोग्राम साइकी चैट में, जहां हम बात करेंगे अपने बिहेवियर के बारे में, लोगों के बिहेवियर के बारे में और उसमें होते बदलाव के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में अपनी साइकी को समझना क्यों जरूरी है, उसके बारे में बात करना क्यों जरूरी है। और इसके लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मिस शिखा शर्मा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। Hello everyone, this is Shikha Sharma, counseling psychologist with 7 to 8 years experience in the field of counseling. So I have been handling many cases regarding many issues, adolescence issues, जैसे parenting को लेके भी और depression, anxiety, stress and all. तो basic issues को लेके I used to handle मैम, cases. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक आम इंसान वो समझ नहीं पाता कि आखिर स्ट्रेस है क्या। आज जिसको भी देखो वो स्ट्रेस वर्ड को बड़े इजीली यूज करता है कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे इस बात से स्ट्रेस है, मुझे इस चीज से स्ट्रेस है। हम समझ नहीं पाते कि आखिर स्ट्रेस है क्या। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्ट्रेस है क्या। जी, स्ट्रेस आपने बिल्कुल सही कहा सर, कि स्ट्रेस को लेके और जैसे बहुत कैजुअली आजकल जो है लोग वर्ड यूज कर रहे हैं कि आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग एंशियस। ये वर्ड इतना लाइटली यूज करने वाले एक्चुअली नहीं है। मतलब आप समझिए इसकी सिंसियरिटी को, इसकी मतलब ये इतना सीरियस वर्ड है। अगर आप डिप्रेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब डिप्रेशन अगर हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में बात करें, इट मींस द पर्सन इज हैविंग सम काइंड ऑफ सुसाइडल आइडिएशंस। तब हम उसको कहते हैं कि हाँ, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज इन डिप्रेशन। और हम नॉर्मली छोटी छोटी चीजों को लेके भी हम बोल देते हैं आई एम डिप्रेस्ड। तो वो बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, कहीं ना कहीं वो हमारी पर्सनैलिटी उसको टेकअप करती है, वो नेगेटिविटी की तरफ हम जाते हैं। और क्योंकि स्ट्रेस, आज का टॉपिक स्ट्रेस है, तो मैं आई स्टिक टू दैट टॉपिक ओनली। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस सर बहुत बेसिक तरीके से अगर मैं कहूँ तो एक सिचुएशन के लिए हमारा रिएक्शन है। हम किस तरीके से किसी भी सिचुएशन को रिएक्शन दे रहे हैं, वही एक तरीके से स्ट्रेस का रूप ले लेता है। यानी कि अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसकी वजह से हमारा एक बिहेवियर आ रहा है कि हम उस चीज को लेके ओवर थिंक कर रहे हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा या हमें क्या करना चाहिए, लाइक दैट। तो वो हमें कहीं ना कहीं एक ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जा रहा है, वो बैकग्राउंड में, जिसको हम नॉर्मली स्ट्रेस का नाम दे देते हैं, क्योंकि वो हमारे ब्रेन पे, हमारी साइकी पे एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है एक तरीके से। तो ये है नॉर्मली स्ट्रेस। आज के इस युग में किसी भी रिलेशनशिप में हमें समझना जरूरी है कि आखिर स्ट्रेस क्या है। कभी बच्चा अपने माँ बाप से कहता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, तो कभी हम किसी भी अपने पार्टनर से सुनते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ और समझ नहीं पाते कि आखिर स्ट्रेस है क्या। बड़े अच्छे से मैम ने बताया कि आखिर स्ट्रेस क्या है, थैंक यू मैम। बट फिर भी एक बात रह जाती है कि अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है तो क्या हम उसको देखकर, क्या हम उसको जानकर कुछ तो ऐसा हो कि हम समझ सकें कि ये स्ट्रेस है। जी सर, यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स बताऊंगी स्ट्रेस के क्या हैं। नॉर्मली जैसे हार्ट बीट बढ़ना, नींद नहीं आना, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स बनी हुई है, टाइम पे खाना खाना, भूख नहीं लगना या ज्यादा भूख लगना, ज्यादा सोना भी एक तरीके से, मतलब ये बहुत बेसिक सिम्टम्स हैं कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस की तरफ आप जा रहे हैं। और अगर स्ट्रेस है, यानी कि आप कब कह सकते हैं कि आप पूरे तरीके से स्ट्रेस में है, वो तब जब आपकी रूटीन की एक्टिविटीज भी आप जैसे नॉर्मली फ्लोलेसली हम कर रहे होते हैं, वो फ्लोलेसली आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका फोकस डाइवर्ट हो चुका है। अब बहुत सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम एक बॉटल नेक थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि जब हम नेगेटिव माइंडसेट में है, सपोज आई एम टीचर और मुझे सुबह स्कूल जाना है, और अगर मेरा घर पे कुछ बात हुई है, घर पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं और मेरा पूरा फोकस उधर है, तो मेरा पूरा फोकस एक वो है माइंड, बॉटल नेक जो बॉटल का आगे का हिस्सा होता है, तो उसके तरीके से पूरा फोकस्ड होगा। जहां मुझे जाना है, कि मुझे साइन करना है, कि मुझे क्लास में अटेंडेंस लेनी है, या सो एंड सो जो भी काम है, मेरा पूरा फोकस वहीं रहेगा। कोई मेरे सामने से, कोई जस्ट हमारे साइड से गुजरा, मेरा फोकस उस पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ध्यान ही नहीं है। वहीं पे अगर मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, तो द अदर पार्ट ऑफ द बॉटल, यानी कि हमारा पूरा वाइडर एंगल ओपन रहता है। जो भी हेलो हाय, सबको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश करते हुए, स्माइल करते हुए, बच्चों से बात करते हुए, हाउ आर यू, हेलो, सो वो एक हैपनिंग सा मूड रहता है।
तो वही है कि स्ट्रेस आपको वहाँ उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर स्टिक कर देता है कि आपको वही चीज सोचने को मतलब मजबूर कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं टेंशन है, कुछ स्ट्रेस है, और आपका बाकी जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप उनको इग्नोर कर देते हैं, जानबूझ के नहीं, बट वो हो जाता है क्योंकि ध्यान ही नहीं है। मतलब मैं ये समझूं कि अगर मुझे स्ट्रेस है तो मैं एक ही जगह पर ध्यान रख सकता हूं। मतलब कि अगर कभी हम किसी इंसान से बात करते हैं और हमारी बात पे ध्यान नहीं देता या उसका ध्यान कहीं और है, तो हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि वो किसी चीज में उलझा हुआ है, उसको भी स्ट्रेस कह सकते हैं। अच्छा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज्यादा सोना या ज्यादा खाना भी स्ट्रेस का पार्ट हो सकता है, तो ये मेरे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी। इसी मुद्दे पे बातचीत करते हुए शिखा मैम, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसका मतलब स्ट्रेस में सिचुएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आखिर कौन कौन सी सिचुएशन है जो हमें स्ट्रेस दे सकती हैं, या सिचुएशन हमें स्ट्रेस देती हैं, या हम सिचुएशन से स्ट्रेस अननेसेसरीली लेते हैं। ये आपने बहुत ही मतलब दोनों तरीके से जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है कि सिचुएशन हमें स्ट्रेस देती भी है और हम खुद भी सिचुएशन से स्ट्रेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक है कि जैसे बारिश का टाइम है, पानी भर गया चारों तरफ, ना बाढ़ की सिचुएशन काइंड ऑफ बन जाती है, तो बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन है, हमें स्ट्रेस होगा बिकॉज सिचुएशन इज गिविंग अस स्ट्रेस। लेकिन अगर हम जानबूझ के, नहीं बारिश का मौसम है हमें तो घूमने जाना है, तो हम जानबूझ के स्ट्रेस ले रहे हैं ना। इसके अलावा एक और अगर मैं इसकी एस्पेक्ट कहूँ, तो जब हम ओवरथिंक कर रहे हैं तो हम बहुत बेसिक बेसिक नॉर्मल सी चीजों को लेके भी ओवरथिंक कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आज टीचर ने मुझे इतने गुस्से में क्यों बोला, टीचर ने जो ये बात बोली कि मेरे लिए बोली है, तो वो चीजें भी हमें स्ट्रेस दे रही हैं। तो वो उसको कहेंगे हम सिचुएशन से अपने आप से स्ट्रेस को पिक करना, खुद से लेना, कि हालांकि टीचर ने जो बात कही है वो बहुत नॉर्मल कही है, ऐसा किसी बच्चे के ऊपर स्पेसिफिक टारगेट नहीं किया है, लेकिन बच्चे को ऐसा लग रहा है कि कुछ है, कि मेरे ऊपर तो टारगेट नहीं किया है, मैं ही तो ऐसा नहीं हूँ, लाइक दैट। तो वो है। और अगर हम रूटीन लाइफ सिचुएशंस की बात करें, अगर हम इसको स्ट्रेस की जो सिचुएशंस हैं उसको हम 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लाइफ इवेंट्स, ट्रॉमेटिक हैसल्स, या हमारे जो कुछ पर्सनल बेसिक से लाइफ में चीज़ें होती रहती हैं, स्टडीज़ को लेके, रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेके, इस तरह से जो नॉर्मल इश्यूज़ हैं उनकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। अब लाइफ इवेंट्स में क्या चीज़ें आ सकती है, कोई मेजर लाइफ इवेंट, जैसे किसी की शादी होने वाली, तो ड्रास्टिक चेंज लाइफ में आने वाला है, या फिर मे बी किसी ने घर बनाया है तो घर शिफ्ट करना है, ट्रांसफर इशू है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ एक मेजर ट्रांसफर करना है। सो ये सब सिचुएशंस कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, बट वो एक टाइम बीइंग के लिए है, जब तक आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। जैसे ही वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ट्रॉमेटिक इवेंट्स, जैसे किसी ने कोई बहुत डेंजरस एक्सीडेंट विटनेस किया हो, या रेप विक्टिम, या फिर जो उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी वहां पे जो सर्वाइवर था, जो भी जितने भी कुछ लोग सर्वाइवल्स में रहे, वो उनको मतलब इतनी ब्रीक ट्रेजेडी देखने के बाद, कैन यू इमेजिन को किस तरह के फ्लैशबैक्स आते होंगे, तो वो भी स्ट्रेस का एक रीजन हो सकता है। तो इस तरह के सिचुएशंस में नॉर्मली हम देखते हैं मेजर कैटेगरीज हैं, बाकी तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी। मतलब अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो स्ट्रेस एक ऐसा सर्कल है जिसके अंदर आप खड़े हैं तो बिल्कुल, आपको बिल्कुल। हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है, और अगर आप बाहर खड़े हैं तो आपको पूरा सर्कल दिखाई देगा। डेफिनेटली। तो ज्यादातर स्ट्रेस हमारे थिंकिंग पर्सपेक्टिव पे डिपेंड कर रहा है। जैसा कि मैम ने कहा कि अगर बारिश आ रही है, आप ये भी कह सकते हैं कि मौसम अच्छा हो गया है, और ये भी कह सकते हैं कि मौसम खराब हो गया है। जी। मौसम वैसा ही है, ये जस्ट बोलने का तरीका है कि मौसम बिल्कुल, खराब है नजरिया या है। मौसम अच्छा है। लेकिन आज के टाइम में सबसे ज्यादा मैम स्ट्रेस वर्ड को जो यूज करता है वो है हमारा टीनेजर। हाँ जी। ये भी कह सकते हैं कि हम जिस एज से गुजर रहे हैं उस तक आते आते कहीं ना कहीं या तो हम स्ट्रेस को झेलना सीख जाते हैं, या फिर स्ट्रेस को हम अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। बट टीनेजर, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि टीनेज में, जब हम टीनेज में होते हैं तो वी नो कि दैट एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द हार्मोन्स आल्सो। हाँ जी। सो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या हार्मोन्स का भी कोई रोल है इसके अंदर स्ट्रेस में? बिल्कुल, बिल्कुल सर, डेफिनेटली है। टीनेजर्स इसीलिए सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज़्ड मतलब होते हैं, स्ट्रेस को लेके भी, डिप्रेशन को लेके भी, बहुत ही एडिक्शन वगैरह जो है वो सब, मतलब सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को लेके टीनेज एक बहुत ही क्रूशियल एज है, जहाँ पे वो बहुत ईज़िली किसी भी डिसऑर्डर की तरफ, किसी भी नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं।
अब होता ये है कि जैसे आपने बताया हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स, आई लाइक टू ऐड हियर, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हमारे ब्रेन में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। वो हमारे ब्रेन से में मैसेज को सर्कुलेट करने का काम करते हैं, लिक्विड फॉर्म में ही है अगेन। तो जैसे हार्मोन में इम्बैलेंस होता है, वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर में भी इम्बैलेंस होता है किसी भी रीजन की वजह से। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जैसे गाबा है, डोपामिन है, बहुत सारे हैं जिसकी वजह से इम्बैलेंस होने की वजह से अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। वैसे ही स्ट्रेस भी उसमें से एक है। अगर मेजर डिस्टर्बेंस हुई है, देखो दोनों तरीके से चीजें होती हैं, बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, उसकी वजह से इम्बैलेंस हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है उसकी वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है। तो इट्स अ वाइस वर्सा थिंग। अगर इम्बैलेंस है तो मेडिसिन आर वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। ऑल दो स्ट्रेस के लिए मेजरली कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता है, बट अगर कोई बहुत ही ज्यादा ऐसी पर्सनैलिटी है जो स्ट्रेस के लिए बहुत प्रॉन है, तो हम उसके लिए मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। मेडिसिन के लिए भी मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफाई कर दूं ऑडियंस को, क्योंकि बहुत सारे लोग साइकोलॉजी में निकलने वाले करियर ऑप्शंस को जानते ही नहीं है। लाइक काउंसलर में, साइकोलॉजिस्ट में और साइकाइट्रिस्ट में डिफरेंस क्या है? यस मैम, यस, हाँ। क्योंकि मेडिसिन तो सिर्फ साइकाइट्रिस्ट ही प्रोवाइड कर सकता है। साइकाइट्रिस्ट द पर्सन हु हैज डन हिज एमबीबीएस एंड एमडी इन न्यूरोसाइंस। ओके। वही सिर्फ वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ही प्रेस्क्राइब करेगा, वो थेरेपीज नहीं दे सकते हैं। क्या आम भाषा में सिखा मैम इनको बोलते हैं कि यही है वो जो नसों के डॉक्टर बोलते हैं? नहीं नहीं सर, वो मनोवैज्ञानिक जिसको हम कहते हैं। ओके जी, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ब्रेन से जुड़ी हुई इंजरीज के बारे में ऑल ओवर लाइक इन अ बॉडी, जो भी मोटर न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनको लेके, या साइकोलॉजिकल लेवल पे जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको लेके ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके जी, तो इसका उससे कोई रिलेशन नहीं न्यूरो है। साइकेट्रिस्ट इज टोटली डिफरेंट। हाँ जी, हाँ जी, ओके। बिल्कुल। And what इसके about the अलावा next one which you were talking about, psychologist? साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट इज द पर्सन जिन्होंने एमफिल किया है। एमफिल एज पर एनईपी, वो एमफिल की डिग्री है, वो बंद हो चुकी है अब। उसकी जगह पे, क्योंकि साइकोलॉजी में जो एमफिल थी, इट वाज बेसिकली ट्रेनिंग फॉर साइकोलॉजिकल थेरेपीज। अलग अलग थेरेपीज हैं, अलग अलग डिसऑर्डर्स के लिए, अलग अलग कंडीशंस के लिए। तो वहां पे हम जो पर्टिकुलर मतलब थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग है एमफिल, जिसको अब हमने नाम थेरेपी चेंज कर में दिया सिखा है। मैम, काउंसलिंग इज अ थेरेपी, और आप किसी दूसरी थेरेपी की बात कर रहे हैं? नहीं, काउंसलिंग तो बहुत बेसिक है सर, थेरेपी बहुत वाइडर है, बहुत हाई लेवल हाँ, क्योंकि है। दर्शकों को तो हमारे ये लग सकता है कि नहीं थेरेपी काउंसलिंग हो सकती है। नहीं नहीं, काउंसलिंग थेरेपी नहीं है। थेरेपी है अलग अलग तरह की थेरेपी, जैसे सीबीटी इज अ थेरेपी, जैसे फ्री एसोसिएशन इज अ थेरेपी। मतलब अलग अलग थियरीज में, अलग अलग थॉट्स ऑफ स्कूल्स में अलग अलग थेरेपीज हैं, और जिस तरह से मतलब इंडिविजुअल को कंफर्टेबल लगता है उसी तरीके से थेरेपी को यूज किया जाता है। आरईबीटी इज वन, डब्ल्यूबीटी इज वन, लाइक दैट। सो मेनी थेरेपीज आर देयर, और उनमें स्पेसिफिक कंडीशंस लाइक पेशेंट टू पेशेंट चीजें वेरी करते हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर, तो वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, किसी भी सिचुएशन में सेम नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो वहीं पे एम साई करके अब एक डिग्री है, जो जिसको हम जिसके जो वो बिल्कुल एमए के इक्विवेलेंट है, वैसे डबल एमए हम एक तरीके से कह सकते हैं। तो वो है जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में ही कराई जाती है। ओके जी, उसको करने के बाद आपको आरसीआई की तरफ से, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से लाइसेंस मिलता है, तभी आप साइकाइट्रिस्ट के साथ बैठकर थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। साइकाइट्रिस्ट जो है वो सिर्फ मेडिसिन देगा, साइकोलॉजिस्ट जो है वो थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। जी। ओके। अब काउंसलर है इसमें। मैं इसी बात पे आ रहा था आपसे जी। कि फिर काउंसलर काउंसलर बहुत नॉर्मल लेवल पे, जैसे देखे सर, वो है डिसऑर्डर्स के लिए, डिप्रेशन है, स्किजोफ्रेनिया है, एंजाइटी है, हायर ऑर्डर जो डिसऑर्डर्स हैं, बोर्डरलाइन पर्सनैलिटी है, जो इस तरह के डिसऑर्डर हैं स्पेसिफिक, उनसे जब डील कर रहे हैं तो हमें साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जब हम प्रॉपर डिसऑर्डर वाली कैटेगरी में आ चुके हैं। लेकिन जब बहुत नॉर्मल इश्यूज हैं, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हैं, मोटिवेशनल इश्यूज हैं, क्योंकि रूटीन लाइफ में हमें लगता है कि कोई हमें सुन ले, बस हमारा मन हल्का हो जाएगा, बिल्कुल, ये काम करते हैं काउंसलर्स। जैसे आई हैव डन मास्टर्स एंड डिप्लोमा, 1 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम एनसीईआरटी दिल्ली। तो बेसिकली दैट इज के आप ट्रेनिंग लेके प्रॉपरली, और आप स्कूल्स में या रूटीन अपने आसपास से आप देखेंगे बहुत सारे काउंसलर्स हो सकते हैं, या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, रूटीन लाइफ इश्यूज को डिस्कस करते हैं। एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करियर चूज कर सकते हैं, तो करियर ऑप्शंस चूज करने में हेल्प कर सकते हैं, या फिर
बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है, मोबाइल फोन एडिक्शन बहुत ज्यादा है, तो बहुत बेसिक जो रूटीन लाइफ इश्यूज हैं काइंड ऑफ, उनसे डील करने के लिए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर काउंसलर्स हैं। कितनी बारीकी से समझने को मिलता है कि जिस चीज को हम एक ही नजर से देखते हैं वो कितने अलग अलग जगह पर है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी हमें ये समझने की जरूरत है कि जैसे शिखा मैम बता रही हैं कि हमें हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन एक चीज होती है कि हम कभी कभी हेजिटेट करते हैं कि अभी हमें हेल्प की जरूरत नहीं है। तो कुछ तो ऐसा होगा जिससे हमें लगे कि अब हमें एक प्रोफेशनल की नीड है, अब हमें इस मुद्दे को इस तरह से नहीं जाने देना चाहिए और एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। तो उस बारे में शिखा मैम थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मतलब कब आप कह सकते हैं कि हाँ आपको हेल्प की जरूरत है या आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की बेसिकली जरूरत है? क्योंकि बाय द टाइम तो हम क्या करते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने सीनियर से बात करते हैं, चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है, लाइक दैट। लेकिन जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक हम नॉर्मल हैं। जैसे हमने बात करना बंद किया, वापस अपने रूम में गए, सोने लगे, तो फिर से वही चीजें माइंड में रिवाइंड हो जाती हैं। तो यहाँ पे जब आपको लगे कि आप अपनी रूटीन लाइफ इश्यूज को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, रूटीन में आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपके प्रोफेशन डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उस टाइम पे ये होता है कि हाँ अब आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। जब तक चीजें नॉर्मलाइज चल रही हैं तब तक ठीक है, आप हैंडल कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी रूटीन एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस होने लगे, तब आप कह सकते हैं कि हाँ अब हेल्प की जरूरत है। देखिए, हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमें लगता है कि हम अपनी बातों को किसी को नहीं समझा पा रहे हैं या किसी अपने को नहीं समझा पा रहे हैं, तो हमें पता है कि देयर आर मेनी काउंसलर इन टाउन, those who are actually having experience and they will be able to help us in a different way। तो हमें हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी शिखा मैम, कुछ तो ऐसे होंगे क्योर्स या फिर हम कह सके कुछ समाधान जिसे हम अपने आप को अगर बैलेंस करना चाहें, अगर हमारे दर्शक चाहें कि वो किसी तरह से स्ट्रेस को अपने घर में मैनेज करें या खुद थोड़े स्ट्रेस को टैकल करने की कोशिश करें, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? सर इस चीज के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जिससे अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसको आप लिख सकते हैं, लिख के उसको पूरा फाड़ के फेंक सकते हैं, उससे आपको लगेगा एक्सर्शन हो गया है, पूरा कैथारसिस हो गया कि बाहर निकल गया सब कुछ। दूसरा है तो जब वी मेट में यहीं से लिया गया था, करीना कपूर वाज एक्चुअली टीयरिंग द फोटो एंड देन ओके। हाँ थोड़ा होता है क्योंकि वो अंदर से जो इमोशंस अटैच्ड हैं वो वहां पे निकलते हैं। जब इमोशंस निकलते हैं तो हमें अपने आप ही थोड़ा नॉर्मल लगता है। थर्ड थिंग, सेकेंड थिंग इज प्रोफेशनल हेल्प। नाउ थर्ड थिंग लाइक मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए आई विल स्पेसिफाई हियर, अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन कर रहे हैं तभी आप प्रॉब्लम के टाइम पे मेडिटेशन करें। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं और आप जैसे ही हल्का सा इशू और आपने मेडिटेशन शुरू करी, तो वो जो थॉट्स का बवंडर है वो आपको और डिस्टर्ब करेगा, वो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल नहीं होगा। जी, क्योंकि जैसे आप आंखें बंद करेंगे जो भी इश्यूज है वो आपके माइंड में चारों तरफ ऐसे घूमने लगेंगे और आपको लगेगा कि क्या है ये, आपको समझ नहीं आएगा कि मतलब चीजें घूम रही है, उठाऊं कहाँ से, पकड़ूं कहाँ से। तो बेटर है उस सिचुएशन में आप मेडिटेशन ना करें। अगर आप रेगुलरली करते हैं देन फाइन, एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रॉपर डाइट लें, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपके लिए पॉजिटिव है, ना कि उन लोगों के साथ जो बहुत नेगेटिव है। एट टाइम्स पेरेंट्स से बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, एडोलसेंस के साथ इश्यूज का ये बहुत बड़ा रीजन है। तो वहां पे आप थोड़ा सा उस ऐसे पर्सनैलिटी से बचें जो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, हम वॉक के लिए जा सकते हैं, योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं आपकी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए। और एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है सर, जब हमें खुद से इश्यूज होते हैं ना, जब हमें अपने आप से प्रॉब्लम होती है, उस वक्त स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है। जब हम ये ना समझ पाए कि हमारी गलती है या नहीं है। जब हमारे बड़े या हमारे आसपास के लोग कह रहे हैं तुम बेवकूफ हो, तुमसे कुछ हो नहीं सकता, तुम किसी काम के नहीं, तुम किसी लायक नहीं हो, हम जैसा कह रहे हैं वो करो तभी सही होगा, अगर तुम अपने अकॉर्डिंग चलोगे तो वो गलत होगा, लाइक दैट। तो वो जब स्पेसिफिकेशंस आ जाते हैं तो हमें खुद पे डाउट होने लगता है। सेल्फ डाउट जो है वो अंदर से किल करता है, खत्म करता है चीजों को। अब ये चीजें हैं, जब हम इसके स्ट्रेस के फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरफ अगर जाते हैं तो थोड़ा सा डीपर हो जाएगा। इफ यू वांट टू नो आई कैन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट कि इसका फिजियोलॉजिकली क्या मतलब है इसका। जरूर शिखा मैम, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे ये बातें, लेकिन आज के लिए ये
हम यहीं पे समाप्त करेंगे अपनी इस जी। चर्चा को, इस हमारी साइकी चैट को। और शिखा मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छे से और बारीकी से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो चीजें हम समझते हैं कि जरूरी हैं वो जरूरी नहीं है। जैसे कि हम मानते हैं कि मेडिटेशन करने से स्ट्रेस कम हो जाएगा, लेकिन शिखा मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपको मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, वो आपके थॉट्स को और उलझा देता है और आप उन्हें समझ नहीं पाते। इससे अच्छा है कि आप एक्सरसाइज करें, अपनी डे टू डे रूटीन्स के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, अच्छे लोगों के साथ रहें। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने आप को समझें, अपने आप को समझकर अपने लिए जो सबसे अच्छा है उसे चुनें, उसे अच्छे से रहें, खाएं पिएं और अच्छे से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करें। तब तक फिर से मिलते हैं, नमस्कार।